भारत के भविष्य आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपी और एमएलए के बारे में देखते हैं, इनका कैसे डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। तो इसका दो आधार हैं। पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, सेकंड है पार्लियामेंट कोई विधि बनाती है। दो आधार पर इनको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है और किसी अन्य विधि में क्या प्रोविज़न है, उसको हम अभी देखते हैं इस वीडियो में। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इनका है, इससे संबंधित आर्टिकल जो है 102 है और 191 है जो एमएलए के लिए है और एमपी के लिए 102। वन डे एग्ज़ाम के लिए ये आर्टिकल याद करना बहुत ही ज़रूरी है, इवन पीसीएस के लिए भी। और अब देखें ग्राउंड ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलए। अगर वो एमपी एंड एमएलए होल्ड करता है एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद जो है होल्ड करता है, तो उसे जो है डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस पे एक जया बच्चन का केस है और आप उसको देखेंगे तो बहुत ही चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मैं यहाँ पर डिस्कस कर सकता था लेकिन वो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर नहीं मेंशन किया हूँ। फिर अनसाउंड माइंड डिक्लेयर बाय द कोर्ट। अगर जो एमपी या एमएलए है उसको अनसाउंड माइंड उसको डिक्लेयर कर देता है कोर्ट, तब भी वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। फिर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का सिटीजन नहीं है, तब भी डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ, जो एंटी डिफेक्शन करता है, इस दल से उस दल में जाकर दल बदलू वाला काम है, तो वहाँ पर डिसक्वालीफाई किया जाएगा। फिर अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, तब भी उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। बहुत सारे केस हैं कि इस पर डिसाइड किए हैं कि लाभ का पद क्या होगा, किसको कहेंगे, इसका पैरामीटर क्या होगा। तो हम देखते हैं कुछ पैरामीटर कि किसे लाभ का पद कहेंगे। और तो पहला है, उसमें देखते हैं जब कोई भी पोस्ट को जो है अपॉइंटमेंट जो है करती है कौन, गवर्नमेंट करती है, उसको रिमूव करती है कौन, गवर्नमेंट करती है या डिसमिस करती है। ये फिर उसको सैलरी पे जो है उस पोस्ट के लिए गवर्नमेंट देती है। उसके बाद जो उसका फंक्शन है, जो पोस्ट का फंक्शन है, वो गवर्नमेंट का फंक्शन है, वो गवर्नमेंट का काम वो कर रहा है, तो वो इसको लाभ का पद भी लाभ का पद कहा जाएगा। फिर जो है वो जो है उसके ड्यूटीज़ जो हैं और फंक्शन जो है कंट्रोल गवर्नमेंट करती है। तो ये सारे पैरामीटर हैं लाभ के पद को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब देखते हैं, अभी तो हम देखे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है डिसक्वालिफिकेशन का। अब देखते हैं जब पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, उसके द्वारा कैसे डिसक्वालीफाई होता है कोई एमपी एंड एमएलए, उसका प्रोविज़न क्या है। ये आर्टिकल 102 और 191 में ही 102 और 191 में ही दिया है कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना देती है डिसक्वालीफाई करने के लिए, और उस लॉ के आधार पर भी एमपी एंड एमएलए का डिसक्वालिफिकेशन हो सकता है, उसके हम प्रोविज़न देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951, तो इसमें क्या क्या है कि कब क्या है, इसको और भी डेप्थ में हम जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम देखते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। जो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर कोई ऑफेंस कोई करता है, जो है लोगों को, जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में दुश्मनी पैदा करता है, ऐसे भाषण देता है, ऐसे कुछ बोल देता है कि लोगों के बीच में एक दुश्मनी पैदा हो, लड़ भिड़ जाए, तो वहाँ पर, और वो ग्राउंड क्या है, रिलीजन, रेस एंड प्लेस एंड बर्थ, रेसिडेंस एंड लैंग्वेज के आधार पर अगर इस तरह के कोई ग्रुप में अगर लड़ाने की कोशिश कर रहा है इस आधार पर, तो वो जो है डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। कौन करेगा ये भी हम बाद में देखेंगे, ये कौन करेगा। और इसके बाद
जो अनटचेबिलिटी का बढ़ावा दे रहा है, अगर वो बढ़ावा कोई दे रहा है कि कोई मतलब ऐसे एमपी एमएलए ऐसा कर रहा है कि मतलब हम किसी के हाथ से पानी नहीं पियेंगे या फिर ऐसे कुछ भी मतलब इसका बढ़ावा अगर दे रहा है तो भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अनडू इन्फ्लुएंस, अगर कोई अपने मतलब पद का मतलब इन्फ्लुएंस यूज कर रहा है, हालांकि यूज़ तो करते हैं मतलब हैं गलत तरीके से, लेकिन ये कानूनी भाषा में ये है कि अगर वो इस तरह कर रहे हैं और ये पाए जाते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है उनकी पोस्ट से। फिर है क्राइम अगेंस्ट द वुमेन, अगर एमपी एंड एमएलए अगर कोई क्राइम करते हैं, डाउरी लेते हैं कि हमें दहेज चाहिए, अगर वो सती प्रथा को प्रमोट करते हैं कि नहीं नहीं हमें का सती प्रथा को प्रमोट कर रहे हैं, या सती प्रथा को मतलब वो कह रहे हैं कि भाई प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। रेप में रेपिस्ट हैं, बहुत आप देखते हैं कि बहुत सारे मतलब एमपी एमएलए के ऊपर का रेप के चार्जेस लगे हुए हैं, कुछ के तो जेल में है, कुछ पे केस चल रहा है। तो अगर इस तरह है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्रूएल्टी टुवर्ड द वुमेन, क्रूएल्टी के जो है अगर क्रूएल्टी करते हैं अपने मतलब औरत के ऊपर या औरतों के ऊपर मतलब क्रूएल्टी है, सेक्शन आईपीसी में दे रखा है 498A में, तो अगर वो क्रूएल्टी अगर कर रहे हैं तभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग, इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट करते हैं प्रोहिबिटेड गुड्स, जैसे कि अब हीरोइन है, प्रोहिबिटेड है, अब क्या कर रहे हैं को मंगा रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो है इनको क्या नाम है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सब सारी बातें जो है आरपीए एक्ट में दिया गया है और सेक्शन 8 में। फिर नारकोटिक्स ड्रग्स जो है क्या मतलब वो व्यापार वगैरह कर रहे हैं, टेरर एक्टिविटीज़ में अगर इन्वॉल्व हैं कि मतलब वो चलो ठीक है टेरर एक्टिविटीज में चलो यहाँ पर एक बम फोड़वाने के या चक्कर में है इस तरह के हैं, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर अनलॉफुल एसोसिएशन में अगर इंडल्ज हैं, ये भी डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड है। बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, और फिर रिमूवल ऑफ बैलेट पेपर फ्रॉम द पोलिंग बूथ से, फिर ये भी क्या नाम है उनका डिस्क्वालीफाई होने का ग्राउंड है। फ्रॉडुलेंटली डिस्ट्रॉइंग द नॉमिनेशन पेपर हैं, अगर उसको फाड़ ओढ़ रहे हैं तब भी क्या नाम डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अगर वो अपना जो इलेक्शन जो है एक्सपेंस है और वो मतलब लॉस करने में मतलब नहीं करते हैं, तब भी वो क्या नाम है डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, एक ग्राउंड है। ऑफिस अंडर द कंपनी, अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट का शेयर 25% से एबव है और ऑफिस होल्ड करते हैं वो, तो वहाँ पर ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर ऐसा वो मतलब होल्ड करते हैं तो वहाँ पर डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन अगर ये कंपनी है और उसमें 25% गवर्नमेंट का शेयर है तो वहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन का एक ग्राउंड हो सकता है। और फिर डिसमिसल फॉर द करप्शन एंड डिसलॉयल्टी, करप्शन वगैरह करते हैं गवर्नमेंट जॉब वगैरह में सारी चीज़ें, तो वहाँ पर भी क्या नाम है डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आज के पेपर में यही दे रखा है कि मतलब माइनिंग से लेकर क्या नाम है वहाँ पर उनके साथ पूछताछ ईडी कर रही है, तो वहाँ पर अगर कोई भी मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर जो एमएलए होगा या एमपी होगा, अगर वो किसी माइनिंग और इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में इंडल्ज है तो वहाँ पर वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, एक ग्राउंड है। कन्विक्शन 2 साल या 2 से अधिक साल, इसको मैं अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आगे। 2 साल या उससे अधिक है कन्विक्शन, तो वहाँ पर वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन, कौन डिसीजन लेगा भाई कि मतलब ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इसका डिसीजन कौन लेगा? एंटी डिफेक्शन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी होंगे, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष,
लेकिन अदर मैटर में क्या होगा, प्रेसिडेंट करेंगे 103 में, गवर्नर करेंगे 192 में, और किसके ओपिनियन के आधार पर करेंगे, ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग अक्सर मिस करते रहते हैं। यहाँ पर ये जो ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन है, ये मैंडेटरी है ऑन द प्रेसिडेंट और गवर्नर। ये ऐसा नहीं है कि उनको मतलब उसके ओपिनियन को नज़रअंदाज कर देंगे। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो है ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन को कंसीडर में लेंगे ही लेंगे। तो शैल एक्ट द अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पीसीएस वगैरह वनडे में नहीं आ सकते, लेकिन यूपीएससी के लिए ये जो एक पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। रेमेडी अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन, अगर कोई मतलब अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो उसके पास क्या रेमेडी होगा, तो इसके पास वो सीधे जा कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके रिड्यूस कर सकता है, उसके पावर है कि वो रिड्यूस करे या रिमूव कर दे डिस्क्वालिफिकेशन को। और यहाँ पर एक्सेप्ट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ग्राउंड ऑफ द करप्शन, तो सेक्शन 11B में आरपी एक्ट में ये दे रखा है कि इलेक्शन कमीशन जो है रिमूव कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है डिस्क्वालिफिकेशन को। जैसे कि 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हुए हैं तो उसको रिमूव करके 3 साल कर दे, 2 साल कर दे, 1 साल कर दे, 5 साल कर दे, कुछ भी रिड्यूस या रिमूव कर दे। और रिमूव की कर दे मतलब हटा दे, मतलब ठीक है अब कोई बात नहीं, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब यहाँ पर है क्वासी फेडरलिज्म इन द इंडिया मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वासी फेडरलिज्म क्वासी फेडरलिज्म और एकाकी गवर्नमेंट के बारे में आप जानते हैं। तो यहाँ पर इसका है कि क्वासी फेडरलिज्म में एक ग्राउंड है, आप जो कभी भी मतलब मेंस में क्वेश्चन लिखने को आ जाएगा तो एक ग्राउंड मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टेक डिसीजन ऑन एमएलए। जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एमएलए के ऊपर जो है डिसीजन लेता है, और जो है इसमें जो इसके डिस्क्वालिफिकेशन का जो है लॉ जो है सिर्फ जो है क्या नाम है पार्लियामेंट बनाती है, ना कि मतलब लेजिस्लेटिव। तो स्टेट लेजिस्लेटिव जो है यहाँ पर कानून नहीं बनाती है। तो यहाँ पर ये 2 ग्राउंड आप लिख सकते हैं क्वासी फेडरलिज्म पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी मतलब पॉइंट। और क्वासी जुडिशियल रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो ये भी क्वेश्चन मतलब कई बार यूपीएससी में पूछ दिया गया है, मेंस में और पीटी में पूछा गया है। तो यहाँ पर भी आप इस बात को क्योंकि एक पॉइंट ही आपको बहुत मतलब आपकी क्वेश्चन को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, बहुत ही पावरफुल बनाते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो ओपिनियन बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, जो इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन होगा डिस्क्वालिफिकेशन पर, जो ये बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के ऊपर। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये जो पॉइंट है ना, एक जो मतलब पॉइंट है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सही करने के लिए। अब देखते हैं सेक्शन 8 आरपी एक्ट 1951। यहाँ पर देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ क्रिमिनल केसेस दैट आई टेक द डिस्क्वालिफिकेशन अपॉन द कन्विक्शन। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि 2 तरीके से द फर्स्ट कैटेगरी आर द ऑफेंस दैट इंटेल डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर अपॉन द एनी कन्विक्शन रिगार्डलेस क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। कोई भी ऐसे अपराध जो है उसमें कोई भी पनिशमेंट, यहाँ तक इवन फाइन अगर उन पर इम्पोज की जाती है, वहाँ पर उनका क्या नाम है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे 6 ईयर के लिए। तो वो क्या है, अभी आप ऊपर देखे हैं कि जैसे कि 2 ईयर और मोर, यहाँ पर वो बाउंडेशन नहीं है कि 2 साल या 2 से अधिक साल। यहाँ पर ऐसे कुछ अपराध हैं जहाँ पर उनका कन्विक्शन हो जाना ही इनफ है, क्या नाम है, उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। वो 1 साल के लिए होते हैं, फाइन उनके ऊपर इम्पोज होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर उसका पहला कैटेगरी में क्या है, इफ द पनिशमेंट इज ए फाइन, अगर पनिशमेंट जो फाइन है द 6 ईयर पीरियड विल रन फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन,
जहाँ से कन्विक्शन जब होता है वहाँ से क्या नाम है उसका 6 ईयर पीरियड डिस्क्वालिफिकेशन का रन करने शुरू होता है या शुरू हो मतलब स्टार्ट हो जाता है। बट इफ देयर इज ए प्रिजन सेंटेंस, अगर उनको क्या नाम है जेल का सेंटेंस होता है, द डिस्क्वालिफिकेशन विल बिगिन ऑन द डेट ऑफ कन्विक्शन। यहाँ तक आपको लगेगा कि हाँ ये तो बिल्कुल सेम है, वो ऑन वहाँ पर फ्रॉम है सेम है, लेकिन आगे देखिए क्या है, एंड विल कंटिन्यू अप टू द कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ रिलीज फ्रॉम द जेल। ठीक है, अगर मान लीजिए उनका क्या नाम है कन्विक्शन जो है 7 साल के लिए हुआ, तो डिस्क्वालीफाई कितने साल के लिए हुए, 6 साल के लिए हुए। तो अब उनको क्या नाम है वो कब इलेक्शन लड़ सकते हैं, जब वहाँ से रिलीज होंगे उसके बाद। आप मेरी बात तो समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। यहाँ पर वो अपराध कौन से हैं जिसमें कि कोई भी पनिशमेंट इवन फाइन जो है उन्हें डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो उसमें क्या है, मेकिंग स्पीच दैट कॉज टू एनमिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स, सेक्शन है 153A IPC, एंड डूइंग सो इन द प्लेस ऑफ वर्शिप। जो ए मतलब दो ग्रुप के बीच में लड़ाई कर रहा है, मतलब कोई दो ग्रुप हैं उनके बीच में ऐसे मतलब झगड़े लगा रहे हैं कि ताकि दोनों बीच में लड़ पड़ें, ऐसा अगर करते हैं तो वहाँ पर कोई भी सेंटेंस अगर उनको दिया जाता तो 6 ईयर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, ब्राइबरी ले रहे हैं, पर्सोनेशन ड्यूरिंग द इलेक्शन एंड द इलेक्टोरल ऑफेंसेस। अगर कोई मतलब ब्राइबरी ले रहे हैं और पर्सोनेशन कर रहे हैं और फिर क्या नाम है इलेक्टोरल ऑफेंसेस, कोई और इलेक्टोरल ऑफेंस करते हैं, वहाँ पर भी ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और इस कैटेगरी में आएंगे। ऑफेंस रिलेटिंग टू द रेप क्रुएलिटी टू वुमेन बाय हस्बैंड एंड हस्बैंड्स रिलेटिव्स। ठीक है, अगर रेप करते हैं, क्रुएल्टी करते हैं टू वुमेन बाय हस्बैंड, अपने औरत के साथ क्रुएल्टी करते हैं, वहाँ पर भी सेंटेंस कुछ भी होगा लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इवन अगर फाइन लगाता है तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वहाँ पर ये नहीं है कि 2 साल या 2 से अधिक साल के लिए मतलब जेल होती है। और फिर क्या है, सीरियस प्रोविजन ऑफ द स्पेशल लॉ सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, कस्टम्स एक्ट एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अगर इसमें भी सीरियस जो है क्राइम अगर करते हैं वो भी इस कैटेगरी में मतलब फॉल करेगा, इस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा कि वो कोई भी पनिशमेंट होगा लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे 6 ईयर के लिए। और फिर लॉ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सती, वो ये सती अगर प्रमोट कर रहे हैं तो उसके अगर उनको फाइन अगर 100 रुपया होगा तब भी 6 साल के मतलब 6 ईयर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मतलब 100 रुपये। द करप्शन, अगर करप्शन कर रहे हैं, अगर टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं नेशनल फ्लैग का एंड नेशनल एंथम का, तो अगर ये सब सारी चीज़ें मतलब कोई कर रहा है तो और वो पनिश किया जाता है या फाइन से या जेल से, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन इसके सिवा जो है, जैसे कि दूसरा का है, ऑल अदर क्रिमिनल प्रोविजन फ्रॉम ए सेपरेट कैटेगरी अंडर विच मेयर कन्विक्शन विल नॉट इंटेल डिस्क्वालिफिकेशन। तो अगर इसके सिवा जो और क्रिमिनल प्रोविज़न है उसमें कन्विक्शन हो जाता है तो वो कन्विक्शन के आधार, सिर्फ कन्विक्शन होता है तो उसके आधार पर ही डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाएंगे जब तक कि वो जो सेंटेंस जो है 2 साल या 2 से अधिक का ना हो। तो आप मेरी बात समझ गए कि वो 2 साल या 2 से अधिक साल वहाँ पर क्यों लिखा हुआ था। अगर 2 या 2 साल से अधिक उनको कन्विक्शन होता है तो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर वो इलेक्शन कमीशन कोर्ट में जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन कम कर सकता है, रिमूव कर सकता है, ये अलग बात है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और हम देखते हैं, ये जो सेक्शन 8 क्लॉज 4 है जो है RPI एक्ट का, ये पहले इसमें ये प्रोविज़न था 2013 तक
कि अगर कोई MP एंड MLA उसको कन्विक्शन होता है तो उसके पास 3 महीने का टाइम होता था। उसके बाद वो अपील करता था। अगर अपील जो है एक्सेप्ट कर ली जाती थी या रिवीजन जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता था, तो वहाँ पर जब तक वो अपील एंड रिवीजन जो है डिसाइड नहीं हो जाता तब तक उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता था। लेकिन 2013 में जो है एक केस आया, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्लॉज 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और इस प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया। अब जो है अगर कोई कन्विक्ट हो गया है तो तुरंत उसका जो है डिस्क्वालीफाई हो जाता है। हाँ, यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इससे कुछ आपको सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक आप देखे हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।